अनिल अपनी माँ के साथ मुंबई वाले मकान में था। अचानक उसका फ़ोन बजा। सामने फ़ोन पर सोनम थी। अनिल कुछ कह पाता उससे पहले उसकी भाव-भंगिमा बंद होने लगी। उसके हाथ काँपने लगे, चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह घबराकर अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, "गोलू कौन है माँ? किसकी बात कर रही है सोनम दीदी?" बेटे के चेहरे की उड़ी रंगत देख ममता घबरा गई। बिस्तर से उठते हुए बेचैन होकर वह बोली, "अरे तेरा बेटा ही तो है गोलू, और किसी गोलू को तो मैं जानती नहीं। क्या हुआ? क्या कहा सोनम ने गोलू के बारे में? कुछ तो बता।" "माँ, वह नहीं रहा। मेरा बच्चा गोलू चला गया," कहकर अनिल बच्चों की तरह रोने लगा। "क्या हुआ उसे? ला मेरा फ़ोन दे। शायद सोनम किसी और से बात करना चाह रही थी और तेरा नंबर मिल गया। मैं नीता का नंबर लगा लेती हूँ, बहू से ही पूछ लेती हूँ इस फ़ोन के बारे में। ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। हो सकता है तुझे सुनने में कुछ गलती हुई हो।" ममता लगातार बोले जा रही थी। टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उसने अपनी बहू नीता का नंबर मिला लिया। मोबाइल नीता के जीजाजी ने उठाया। ममता के कान जो नहीं सुनना चाह रहे थे, वही सुनना पड़ा। सचमुच अनिल का 2.5 वर्षीय बेटा गोलू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पिछले सप्ताह ही तो नीता अपनी बहन सोनम के घर गुवाहाटी गई थी। शादी के बाद अनिल की व्यस्तता के कारण वह सोनम के पास जा ही नहीं पाई थी। सोनम ही एक बार आ गई थी उससे मिलने। माता पिता तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। कुछ दिनों पहले फ़ोन पर सोनम ने नीता से कहा था कि इस बार अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में वह कहीं नहीं जाएगी और नीता को उसके पास आना ही पड़ेगा। नीता और गोलू को गुवाहाटी छोड़ अनिल कल ही मुंबई वापस आया था। वह एक कंपनी में मैनेजर के पद पर था। उसे कंपनी का मैनेजमेंट संभालना था, इसलिए वह गुवाहाटी रुक नहीं पाया और जल्द ही वापस मुंबई आ गया। घर पहुंचकर उसने जब नीता को फ़ोन किया था तो गोलू ने नीता के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसकी नन्ही सी आवाज़ सुनकर रोम-रोम खिल उठा था अनिल का। प्यार से उसे लव यू बेटा कहकर वह मुस्कुरा दिया था। गोलू ने भी अपनी तोतली भाषा में जवाब दे दिया था। आखिरी बार अनिल ने तभी आवाज़ सुनी थी गोलू की, और अब वह कभी गोलू की आवाज़ नहीं सुन पाएगा। कैसे हो गया यह सब? दुःख में डूबा अनिल नीता के पास जल्दी ही पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने बिना देरी किए फ्लाइट टिकट बुक करवा लिया और गुवाहाटी के लिए रवाना हो गया। अगले दिन ही वह नीता को लेकर घर आ गया। उसके घर पहुंचते ही ममता फूट-फूट कर रोने लगी। अनिल माँ को कैसे सांत्वना देता? वह तो स्वयं ही टूट गया था। नीता चुपचाप जाकर एक कोने में गुमसुम सी होकर बैठ गई। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई थी। वह चंचल स्वभाव की थी। वह लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद करती थी, लेकिन अब न जाने उसकी दुनिया ही लुट गई थी। धीरे-धीरे पड़ोसी एकत्र होने लगे। गोलू के इस तरह अचानक मौत के मुँह में जाने से सब बेहद दुखी थे। कैसा लग रहा होगा नीता को? खुद स्विमिंग की चैंपियन थी अपने कॉलेज में, और बेटे की छोटी-सी टंकी में डूबकर मौत। नीता की पुरानी सहेली नेहा दुखी स्वर में बोली, "बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मनमानी भी तो बहुत करने लगते हैं।" ठंडी आह भरते हुए सामने के मकान में रहने वाले मुकेश बोले, "हम लोग भी तो एक दूसरे में कभी-कभी इतना खो जाते हैं कि बच्चों की सुध लेना ही भूल जाते हैं।" नीता के पड़ोस में रहने वाली मनोविज्ञान की अध्यापिका महेश को जवाब देने के अंदाज में बोल उठी, "असली बात तो यह है कि मौत के आगे आज तक किसी की नहीं चली। बाद में बस अफ़सोस ही तो कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं।" एक बुजुर्ग महिला के कहने पर सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। रिश्तेदारों को जब इस दुर्घटना के विषय में पता लगा तो वे सोनम से जानना चाह रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे। शोक में डूबी सोनम स्वयं को कसूरवार समझ रही थी। न ही वह बच्चों को छत पर जाने देती और न ही यह दुर्घटना घटती। क्यों वह नीता के साथ बातों में इतनी मशगूल हो गई कि छत पर खेल रहे बच्चे को झाँक कर भी नहीं देखा। उसके बच्चे भी तो छोटे ही हैं, बेटी सिया 7 वर्ष की और बेटा राहुल 4 वर्ष का। तभी तो वे समझ नहीं पाए कि पानी की टंकी में गिरने के बाद गोलू हाथ-पैर मारकर खेल नहीं रहा बल्कि छटपटा रहा है। खेल-खेल में ही क्या से क्या हो गया। छत के फर्श पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन खोल सोनम के बच्चे उसमें हाथ डालकर मस्ती कर रहे थे। गोलू ने भी उनकी नकल करनी चाही, लेकिन वह छोटा था
और जब उचककर उसने पानी में दोनों हाथ डालने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और अपने को संभाल न पाने के कारण टंकी में ही गिर गया। सोनम और नीता के तब होश उड़ गए थे जब सिया ने नीचे आकर कहा कि गोलू बहुत देर से पानी में है, आप निकालो बाहर। बेतहाशा दौड़ते हुए वे दोनों छत पर पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बहन नीता के दुख में दुखी सोनम के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदारों का अनिल के घर आना जाना लगातार जारी था। सबकी नम आंखें हृदय का दुख व्यक्त कर पा रही थी। मन को हल्का करने के लिए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे वे, लेकिन नीता सबसे दूर बैठी थी। जब कोई पास जाकर उससे बात करना शुरू करता तो वह अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती। न आंखों में आंसू थे और न ही चेहरे पर कोई भाव। गोलू का नाम सुनते ही वह कानों पर हाथ रख लेती और सबकी बातों को अनसुना कर देती थी। सबकी यही राय थी कि नीता को रोना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो पाए और वह भी सबके साथ अपना दुख साझा कर पाए। पर नीता तो भावहीन चेहरा लिए एकटक सुनने में ताकती रहती थी। नीता की मानसिक स्थिति को देखते हुए अनिल ने मनोचिकित्सक से सलाह ली। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में कई बार व्यक्ति की चेतना दुख को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन अवचेतन मन जानता है कि कुछ बुरा घट चुका है, सो व्यक्ति का मस्तिष्क कुछ भी सोचना नहीं चाहता। नीता के विषय में उसने कहा कि यदि कुछ और दिनों तक उसकी यही हालत रही तो उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। डॉक्टर ने सलाह दी कि नीता को गोलू के कपड़े दिखाकर रुलाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार अनिल ने नीता को गोलू के कपड़े, खिलौने और फोटो दिखाए। गोलू के विषय में जानबूझकर बातें भी करने लगा वह। ममता ने भी गोलू की शैतानियों के किस्से नीता को याद दिलाए और उन शैतानियों का नतीजा ही गोलू की मौत का कारण बना कहकर रुलाना भी चाहा, पर नीता पर किसी प्रकार का असर होता दिखाई नहीं दिया। ममता ने अनिल को सलाह दी कि सब साथ में अपने गांव चलते हैं। वहां जाकर कुछ दिनों इस वातावरण से दूर होने पर नीता शायद सब कुछ नए सिरे से सोचने लगे और गोलू की अनुपस्थिति खलने लगे उसे। संभव है फिर उसके मन का गुब्बार आंसुओं में निकल जाए। माँ की बात मान अनिल नीता और ममता के साथ कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। गांव में उनका बड़ा सा पुश्तैनी मकान था, पास ही आम के बगीचे भी थे। उन सब की देखभाल सागर किया करता था। सागर बचपन से ही उनके परिवार से जुड़ा हुआ था। यूं तो उसकी उम्र 45 वर्ष के ऊपर थी, पर परिवार के नाम पर पत्नी रानी और 5 वर्षीय इकलौता बेटा राहुल ही थे। राहुल को उसने पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया था। विवाह के लगभग 18-20 वर्षों बाद राहुल का जन्म हुआ था। रानी और सागर चाहते थे कि उनकी आंखों का तारा राहुल खूब पढ़े लिखे और बड़ा होकर कोई अच्छी नौकरी करे। अनिल का परिवार गांव आ रहा है, यह सुनकर सागर ने उनके आने की तैयारी शुरू कर दी। घर खूब साफ सुथरा कर बाजार जाकर जरूरी सामान ले आया। गोलू के विषय में जानकर वह भी बेहद दुखी था। गांव पहुंचकर अनिल और ममता का मन तो बहुत हल्का हुआ, पर नीता की भाव शून्यता वहां भी कम न हुई। अनिल उसे इधर उधर लेकर जाता, ममता भी गांव की पुरानी बातें बताकर उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने का प्रयास करती, पर नीता तो जैसे जड़ हो गई थी। न वह ठीक से खाती पीती और न ही ज़्यादा कुछ बोलती थी। उस दिन अनिल माँ के साथ घर के नज़दीक बने तालाब के किनारे टहल रहा था। नीता घास पर चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद पास के खाली मैदान पर बच्चे आकर क्रिकेट खेलने लगे। उनके पास जो गेंद थी वह प्लास्टिक की थी, इसलिए अनिल ने नीता को वहां से हटाना आवश्यक नहीं समझा। बच्चे गेंद पर तेजी से बल्ला मार उसे दूर फेंकने का प्रयास कर रहे थे ताकि गेंद दूर तक जाए और उन्हें अधिक से अधिक रन बनाने का अवसर मिले। उन बच्चों की टोली में एक छोटा सा बच्चा हर बार फुर्ती से जाकर गेंद लेकर आ रहा था। छोटा होने के कारण बच्चों ने उसे बैटिंग या बॉलिंग न देकर फेंकी हुई गेंद वापस लाकर देने का काम सौंपा हुआ था। इस बार एक बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही तेजी से बल्ला चला दिया और गेंद तीव्र गति से लुढ़कने लगी। छोटा बच्चा भागता हुआ गेंद को पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर गेंद तो खूब तेजी से लुढ़कते हुए तालाब में गिरकर ही रुकी। प्लास्टिक की होने के कारण वह गेंद पानी पर तैरने लगी। गेंद तालाब से निकालने के लिए उस बच्चे ने जमीन पर पड़ी पेड़ की
पतली सी टहनी उठाई और गेंद को टहनी से खिसकाकर करीब लाने की कोशिश करने लगा। पेड़ की डंडी गेंद तक तो पहुंच रही थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी कि गेंद को आगे की ओर धकेल पाए। इधर बच्चा कोशिश कर रहा था, उधर साथी जल्दी जल्दी का शोर मचाए हुए थे, गेंद को तेजी से आगे की ओर धकेलने के लिए। उस पर डंडी मारते हुए अचानक ही वह बच्चा तालाब में गिर गया। इससे पहले कि वहां खेल रहे बच्चे कुछ समझ पाते, नीता तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची और तालाब में कूद पड़ी। बच्चे को झटके से पकड़कर उसने गोद में उठा लिया। अनिल और ममता दूर से यह दृश्य देख रहे थे। अनिल भी भागता हुआ वहां पहुंच गया और तालाब के किनारे बैठकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को शीघ्र ही उसने अपने घुटने पर पेट के बल लिटा दिया, ताकि थोड़ा सा भी पानी अंदर गया हो तो बाहर निकल सके। तब तक सभी बच्चे चिल्लाते हुए वहां पहुंच गए। शोर सुनकर आसपास के घरों से भी लोग वहां इकट्ठे होने लगे। तालाब से बाहर निकलते ही नीता अनिल के पास आई और उस बच्चे को सकुशल देख अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ सागर वहां पहुंच गया। अपने बेटे राहुल को मौत के मुंह से निकला हुआ देख उसकी जान में जान आई। गदगद होकर वह नीता से बोला, आज आपने नया जीवन दिया है मेरे बच्चे को। कितने सालों बाद संतान का मुंह देखा था। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो आपका एहसान तो मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। भाव विभोर नीता बोली, एहसान कैसा भैया? मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने अपने गोलू को बचा लिया हो। और राहुल को गले लगाकर नीता फिर से रोने लगी। घर वापस आते हुए राहुल का हाथ थामे वह उससे बातें कर रही थी। नीता में आए इस परिवर्तन से अनिल और ममता बेहद खुश थे। कुछ दिन गांव में गुजारने के बाद वे तीनों वापस मुंबई लौट आए। घर वापस आकर नीता नया जीवन जीने को तैयार थी। अनजाने में ही उसे यह एहसास हो गया था कि जिंदगी में गम और खुशी दोनों को ही गले लगाना पड़ता है। उसके अवचेतन मन ने उसे समझा ही दिया था कि सुख और दुख के ताने बाने को गूंथकर ही जिंदगी की बुनाई होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब